अ, नमस्कार साथियों। आज लाइव विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो दर्शन शास्त्र के अध्येता रहे हैं प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन में शीर्ष अधिकारी रहे हैं। संयुक्त आयुक्त जीएसटी के पद से अभी अभी वो सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। श्री राजकुमार त्रिपाठी जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा आप अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी एक विरासत है और विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का ऐसा माहौल है, हम लोगों के दौर से लेकर आज तक भी मैं देखता हूं जो नई पीढ़ी आ रही है जी, वो उस विरासत को आगे बढ़ा रही है। अभी मेरठ में एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कुछ लोग ऐसे आए थे जिनसे मेरी 32-33 साल बाद मुलाकात हुई। जी जी स्तुति कक्कड़ मैडम आई थी, रिटायर्ड आईएएस हैं। जी और जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, दर्शन शास्त्र में एमए कर रहा था, उस समय हमारे डिपार्टमेंट में दर्शन शास्त्र विभाग में विश्वविद्यालय के एक फंक्शन था जिसके लिए चंदा मांगना था। हम सारे छात्र, कुछ नहीं पता था आईएएस क्या होता है और अपर आयुक्त आबकारी का पद क्या होता है। इलाहाबाद के ममफोर्डगंज में हम लोग चले गए। आयुक्त आबकारी का दफ्तर था। उस ऑफिस में बाहर एक बोर्ड लगा था, स्तुति कक्कड़ आईएएस अपर आयुक्त आबकारी। जी और जब उनके कार्यालय में हम लोग जाने लगे तो गार्ड ने बाहर से रोक दिया। मैडम खुद घंटी बजा के बुलाई कि क्या मामला है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र आए हैं। हम लोग गए और उनको बताया कि हमको चंदा चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट का फंक्शन है। जी ये बात मुश्किल मुझे लगता है कि 88-89 की है। जी 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 और मैडम ने 20 रुपये चंदा हम लोगों को दिया था। अच्छा। अभी 29 जुलाई को, नहीं 27 जुलाई को मेरठ में एक फंक्शन था जिसमें स्तुति कक्कड़ मैडम आई थी। और जब हमारी मुलाकात हुई, इस समय वो मेरठ में एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है सुभारती, जी उसकी वो चांसलर है। अच्छा अच्छा। तो जब मैंने उनसे बताया कि मैं आपसे 20 रुपये चंदा ले चुका हूँ, इतनी प्रसन्न हुई, अपना नंबर दिया, बोली कि आइए। और यही तो हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है, विरासत है। बहुत सारे पुराने लोगों से मुलाकात हुई। तो विश्वविद्यालय की एक जो कल्चर है कि सीनियर जूनियर का, जी जो सीनियर है वो जूनियर को अपने छोटे भाई की तरह से प्यार करता जी है। जी जी और विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान भी ये था कि अगर सीनियर किसी चाय की दुकान पे बैठा है और जूनियर वहां चला गया तो जितना भी पेमेंट देना है सीनियर ही देता था, भले उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था। अच्छा है आपने इस पे रोशनी डाली। और ये छात्र जीवन के बाद भी ये संस्कृति कायम रहती है, सुना है? बिल्कुल, छात्र जीवन के बाद भी ये संस्कृति कायम रहती है। जी और कुछ लोग जो बड़े पदों पे पहुंच गए, मैं जीएसटी में संयुक्त आयुक्त के पद पर था और हमारे एक एकेडमिक जूनियर थे हमारे छात्रावास के, इंद्र विक्रम सिंह, वो गाजियाबाद के डीएम थे। मंडलायुक्त की बैठक में हम लोग गए और तब तक डीएम साहब की गाड़ी आई। मैं बाहर निकल ही रहा था। मैं वहाँ एक आरटीओ है प्रमोद, उनसे मैं बात कर रहा था। तब तक पीछे से डीएम साहब आए, हमारा दोनों हाथ पकड़ के बोले, सर आप यहाँ पे हैं, मुझे पता नहीं है। तो ये एक बड़ी समृद्ध परंपरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है जी जी कि जी अपने छात्र जीवन के सीनियर और जूनियर के प्रति लोग अगाध प्रेम रखते हैं। ऐसी संस्कृति दूसरे विश्वविद्यालय में बहुत कम दिखती है। खास करके मैं मध्य प्रदेश में काफ़ी रहा हूँ। वहाँ हमने देखा है कि काफ़ी जूनियर व्यक्ति भी अगर किसी पत्रिका का, किसी बड़े अखबार का संपादक अगर हो गया और आप उससे मिलने जाएं तो वे बहुत ही बिरले होता है कि कोई खड़ा हो आप। तो वो सीनियर जूनियर की जो संस्कृति जो आप इतनी समृद्ध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो निश्चित रूप से उसको रेखांकित बिल्कुल बिल्कुल। किया जाना और चाहिए। बिल्कुल ये परंपरा इतनी श्रेष्ठ है। हमारे साथ तो कई सारी घटनाएं घटी हैं। दिल्ली में एमटीएनएल में मैं एक बार गया और जिन प्रपत्रों के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोग लगातार लगे रहे वो कागज नहीं मिले। जी मैं गया और वहाँ एक सौरभ तिवारी साहब थे, मैं नहीं जानता अब इस समय वो कहाँ हैं। एमटीएनएल में आईएएस एलाइड के पद पर थे। मैंने उनको परिचय दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र हूँ। अपने पास बैठाए और जिस अधिकारी के लेवल पे था वो कागज नहीं दे रहे थे,
उनको बुला के बोले 1 घंटे के भीतर सारे प्रपत्र चाहे 1000 पेज हो अभी आपने आके त्रिपाठी जी को देंगे। तो वो ये सब परंपराएं हैं और इनका विश्वविद्यालय की बड़ी समृद्ध परंपरा है। और वहाँ से तो ऐसे ऐसे लोग निकले हैं, पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय का नाम रोशन किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षाविद हो, चाहे वो न्याय के क्षेत्र में हो। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था उसको। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्रों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना नाम किया है। आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, कुछ श्रेष्ठ अध्यापकों के नाम बताएंगे जो दर्शन शास्त्र में आपको दिशा जिन्होंने दी है। दर्शन शास्त्र के श्रेष्ठ अध्यापक तो हमारे समय के श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर संगमलाल पांडे साहब थे जी, अब दिवंगत हो गए, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और डॉक्टर D.N. द्विवेदी हमारे वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाते थे हम लोगों को। डॉक्टर रामलाल सिंह साहब थे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, और उस समय तो हम लोगों के दौर में डॉक्टर हरिशंकर उपाध्याय जी जो अभी शायद सेवानिवृत्त हुए हैं, जी जी, डॉक्टर जटाशंकर त्रिपाठी, ये सारे श्रद्धेय गुरुवर थे और जिनसे ज्ञान के क्षेत्र में और आचरण के क्षेत्र में जी सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन गुरुओं की कृपा रही कि जो भी जितना ज्ञान प्राप्त हुआ और जिस ढंग से प्राप्त हुआ वो सब उन श्रद्धेय गुरुओं की ही कृपा रही है। दर्शन शास्त्र के ढेर सारे उपांग हैं, उसमें एक नियतिवाद, भाग्यवाद और प्रारब्धवाद की भी कहीं कहीं चर्चा होती है। इधर सुनने में आया है, देखने में भी आया है कि आपकी रुचि अपने करियर के जैसे जैसे उत्तरार्ध की ओर आप बढ़ते गए हैं तो ज्योतिष की तरफ रुझान आपका हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नियतिवाद, प्रारब्धवाद, इसका दर्शन, इसका क्या, इसका सैद्धांतिक और आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष है? देखिए, जो भारतीय दर्शन है जी, भारतीय दर्शन में 2 प्रकार के दर्शन हैं, एक आस्तिक दर्शन है और एक नास्तिक दर्शन। जी जी, आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों को प्रमाण मानता है और नास्तिक दर्शन वो है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता। तो नास्तिक दर्शन में चारवाक हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं, ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। और आस्तिक दर्शन में आपका न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, वेदांत है, ये दर्शन है। चारवाक का तो कहना है कि सब जो है संयोग बस होता है। यद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अच्छा, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, जी, इस शरीर के जल जाने के बाद फिर वापस नहीं आना। लेकिन चारवाक के बारे में सुना है कि ये थोड़ा सा और आगे भी उनका है कि अक्सर इसी 1-2 लाइन में उनको संकुचित कर लिया जाता है। चारवाक का एक तो वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते जी, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, वो केवल एक संयोग को मानते हैं कि सारी सृष्टि जो है एक संयोग बस चल रही है। और चारवाक तो हर युग में रहे हैं। जब तो भगवान अगर चारवाक अगर ये कहते हैं कि हर चीज संयोगवश होती है, तो ये जो विज्ञान का एक बिग बैंग थियरी है वो भी कुछ ऐसे ही कहता है कि ब्रह्मांड यूं ही है बस। वो विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड भी जो है एक इसी तरह से संयोग ही है, और प्रकृति जो है अपने हिसाब से सब करती रहती है। लेकिन अब तो विज्ञान इस स्तर पर भी पहुंच गया है कि सब कुछ जो है एनर्जी है, जो पदार्थ है वो भी एनर्जी है। तो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है, इधर से उधर परिवर्तित होती रहती है। और हमारे यहाँ जो वेद हैं, जो आस्तिक दर्शन है, वेदों में सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उन 10 मंडलों में दृष्टा ऋषियों की चर्चा की गई है जी। ये दृष्टा ऋषि ऐसे हैं कि जिनके द्वारा ऋचाएं लिखी गई हैं, मंत्र लिखे गए हैं, और वो मंत्र जो है प्रकृति की पूजा है, अग्नि की पूजा है, वरुण की पूजा है, वायु की पूजा है। तो जब किसी की पूजा होगी तो ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। उसके बाद अरण्यकाय, अभी तक तो ब्राह्मण ग्रंथों तक तो सब कुछ घर के भीतर था। और फिर ये हुआ कि ज्ञान तो प्राप्त होगा जब हम प्रकृति के पास चलेंगे, तो अरण्यक लिखे गए। और उसका अंतिम सोपान उपनिषद है जी जी। उपनिषद जो है वेदों के शिखर हैं और पूरा उसमें निष्कर्ष लिखा है। बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लीजिए। हाँ बाबू जी, हाँ बस हम निकलत नहीं 5 मिनट।
देखिए यही जीवन है, दर्शन भी है, व्यवहारिक पक्ष भी है, लौकिक और अलौकिक, इसी में घर परिवार की बातें भी होनी हैं। तो ये जो ज्योतिष का थोड़ा सा मनुष्य के या किसी भी जीव के जो वर्तमान जीवन है, उस पे ज्योतिष का क्या है रोल, थोड़ा सा इसमें बताइए। ज्योतिष आपको दिशा दिखाता है दिशा दिखाता जी। कि आप जैसे, अगर ज्योतिष आपको बता रहा है कि आपका जो प्रारब्ध है और आपको किस दिशा में जाना चाहिए। पता चला कि आपको, आपका बुद्ध प्रबल है और आपको शिक्षा के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में जाना है और आप प्रशासनिक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में नहीं लग के वो गलत दिशा में जा रही है। जी। ज्योतिष एक संकेत करता है कि आपको जीवन में क्या करना है और आपके साथ क्या होने वाला है, उससे कैसे बचना है। तो ज्योतिष तो एक जो ग्रह दशाएं हैं, आपके जन्म के समय कौन से ग्रह कहाँ पर थे, कुंडली के हिसाब से आपका जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म की तिथि, इसके हिसाब से लग्न चक्र निकाला जाता है जी। लग्न चक्र में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जो है वो लग्न है, जिसमें आपके सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में चर्चा होती है कि आप क्या हैं, आप खुद क्या हैं। दूसरा भाव जो है आपके वाणी का है, आपके धन संचय का है। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है। चौथा भाव आपके भूमि भवन, आपके सुख का है, आपकी माता का है। किसी की कुंडली देखकर उसकी माँ के विषय में भी अनुमान लगाया जाता है कि माँ कैसी होती है। पंचम भाव संतान का है। अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह है, आपके ज्ञान का है, ज्ञान अर्जन का है, आपकी विद्या का है। पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह है तो संतान आपकी अच्छी होगी और तीक्ष्ण बुद्धि वाली होगी, आगे प्रगति करने वाली होगी। अगर क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह वहां देख रहे हैं तो उसका बुरा असर होता है। छठा घर, छठा भाव जो है कुंडली का, रोग, ऋण और रिपु इनका है। सातवां घर जीवन साथी का है। अष्टम घर जो है मारक घर है, आपके रोग का है। नवम घर भाग्य का है, आपके धर्म क्षेत्र का है। दसम घर जो है आपके कर्म क्षेत्र का है। 11वां आपके आमदनी का है और 12वां आपके व्यय का है। तो ज्योतिष जो है उसके जो अनुमान हैं जीवन के लिए कुछ प्रबल संकेत करते हैं, और अगर ज्योतिषी अध्ययन की भूमिका हमारे जीवन की दिशा तय करने में भी है, ये आप मान रहे हैं। बिल्कुल। तो राजकुमार त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा लगा, एक संक्षिप्त आपसे बातचीत हुई और आप अपने करियर के जो अगले अध्याय में आप ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ें और आपका जो ज्योतिषीय जो आपका विश्लेषण है वो मानव जीवन के कल्याण में लगे। यही लाइफ विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और साथियों, मैं छोटी दो चीज और बताना चाहूँगा। मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि शनि न्याय के देवता है। शनि न्याय के देवता हैं। और जो गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, झाड़ू लगाने वाला है, आप उसकी मदद करिए। आप उसको भोजन कराइए, उसकी जितनी मदद हो सकती है करिए जी। सब्जी बेचने वाला है, धनिया मिर्ची मुफ्त कभी मत लीजिए। मूंगफली वाले से अगर मूंगफली खरीदने जाते हैं, 4 मूंगफली उठा के खा लिए और उसने तौल के दिया तो 4 मूंगफली वो आपके लिए अशुभ है। आप 4 की जगह 6 मूंगफली जितना खरीदें उसमें डाल दीजिए जी। तो ये मुफ्त की चीजों से बचने की कोशिश करना चाहिए, इससे आपका शनि प्रबल होगा। बहुत अच्छी आपने ये बात कही। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, अक्सर हम लोग थाली में खाना छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो थाली में अन्न छोड़ने की परंपरा नहीं रही है। आप जल के बारे में भी ऐसा कुछ कह रहे थे, पानी के बारे में भी। जल के बारे में, पानी जो है वो शुक्र का प्रतीक है तो चंद्रमा का प्रतीक। लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको पीने के लिए पानी मिलता है, आप आधा गिलास पिए, आधा छोड़ दिए, तो इससे आपका शुक्र कमजोर होगा। अगर आपको पानी आधा गिलास ही पीना है तो जिसके घर गए हैं उनसे आप हाथ जोड़कर कहिए कि आधा गिलास ही पानी दीजिए, या अगर आप पी सकते हैं तो पूरा पानी पी लीजिए। तो पानी छोड़ना आपका शुक्र कमजोर करेगा। आप किसी की कलम उठा के मत ले आइए और अपनी कलम किसी को मत दीजिए, इससे आपका बुध कमजोर होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में, और ये एक सोच है, ये सकारात्मक सोच है। आप पानी की बचत होगी, गरीब आदमी की मदद होगी, और इन सब से आपका मन अंदर से प्रसन्न रहेगा और दूसरे ग्रह दशाएं भी आपके प्रति सकारात्मक भाव रखेंगी।
तो साथियों, इस वार्ता से आपको भी निश्चित रूप से कुछ उपयोगी संकेत मिले होंगे, जिनका अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अपनाने से हम समझते हैं कि ये बात काफ़ी दूर तक जाएगी जन कल्याण के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार त्रिपाठी जी, धन्यवाद, आपने धन्यवाद। Thank you. थोड़ा समय निकाला हमारे इस स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।